प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान में परमाणु तथा अणु नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। आज का हम लोगों का अध्ययन बिंदु होगा रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। छात्रों, पिछले अध्याय में आप लोग पढ़े हैं सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह नया पदार्थ किसी न किसी रासायनिक नियम के अधीन बनता है और जिस रासायनिक नियम के अधीन नया पदार्थ बनता है, उस रासायनिक नियम को हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। अगर आपसे रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पूछा जाएगा तो प्रिय छात्रों, आप बताएंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी रासायनिक नियम के अधीन नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम को प्रतिपादित करने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल लेवासिये तथा जोसेफ प्राउस्ट ने काफ़ी प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किए। रासायनिक संयोग के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रासायनिक संयोग का ये जो पहला नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा नियम है वह है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम लोग पहले नियम का अध्ययन करेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। प्रिय छात्रों, आप लोग यह जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वह बराबर होता है और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आप बताएंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान जो होता है वह संरक्षित होता है। द्रव्यमान का न तो उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। इसे ही हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं।
सभी अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वह उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस तरह से इसी को ही हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम को एक अनुप्रयोग से हम लोग समझेंगे। अनुप्रयोग आपके सामने है। हम दो पदार्थ लेंगे, पहला पदार्थ X होगा और दूसरा पदार्थ Y होगा। X में जो पदार्थ हम लेंगे वह BaCl2 होगा, बेरियम क्लोराइड होगा, और इसकी मात्रा हम लेंगे 1.22 ग्राम, 1.22 ग्राम। दूसरा पदार्थ जो Y है उसमें लेंगे हम Na2SO4, जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट कहते हैं, और इसकी मात्रा 1.53 ग्राम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उस परख नली में 10 ml हम कोई लिक्विड लेंगे और उस लिक्विड में बेरियम क्लोराइड को मिलाकर उसका विलयन बना लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 10 ml जो है विलयन लेंगे बेरियम क्लोराइड का, और एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे और इस शंक्वाकार फ्लास्क में हम 10 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दो पदार्थ हम ले रहे हैं X और Y। पहला जो X पदार्थ है वह बेरियम क्लोराइड है, जिसकी मात्रा 1.22 ग्राम है। इसका हम 10 ml विलयन एक परख नली में ले रहे हैं। दूसरा जो पदार्थ है वह सोडियम सल्फेट है, और इस सोडियम सल्फेट की जो मात्रा है 1.53 ग्राम है, और इसका भी हम 10 ml विलयन ले रहे हैं शंक्वाकार फ्लास्क में। अब इन दोनों के बीच हमको अभिक्रिया कराना है, और अभिक्रिया में ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करनी है। अभिक्रिया के लिए हम इसको इसमें मिला भी सकते हैं तो अभिक्रिया हमारा हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि नहीं होगी। इसके लिए हम एक विशेष विधि से क्या करेंगे, ये फ्लास्क है शंक्वाकार, जिसमें हम सोडियम सल्फेट का विलयन लिए हैं। इसको व्यवस्थित तरीके से इसी में जो है जो 10 ml 10 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन है, इसको धागे से इस तरह से बांध कर और हम इस पे जो है कार्क लगा देते हैं। कार्क से इसको जो है इस तरह से बंद करते हैं कि बाहर से कोई द्रव्य इसमें अंदर न आए और अंदर से भी कोई द्रव्य बाहर न जाए। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम का वेट कर लेते हैं, तौल लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना केजी है या कितना ग्राम है। तौलने के बाद उसको हम कहीं नोट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इस फ्लास्क को थोड़ा सा तिरछा करना है। जब हम फ्लास्क को तिरछा करते हैं तो इस परख नली से जिसमें बेरियम क्लोराइड का विलयन है, इसमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। पूरे प्रक्रिया का अवलोकन हम लोग ध्यानपूर्वक करते हैं, और इस अवलोकन के दौरान ही हमको पता चलता है कि इसमें अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन इसमें मिलता है तो इसका रंग धीरे धीरे सफ़ेद होता है, और एक सफ़ेद पदार्थ हमको प्राप्त होता है, जिससे हमको ज्ञात होता है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया हो रही है। और वह सफ़ेद जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है, जो उत्पाद है, वह बेरियम सल्फेट का होता है, BaSO4 का होता है। अब जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो फिर से हम पूरे सिस्टम को वेट करते हैं, तौलते हैं, और तौलने पे हमको ये पता चलता है कि जो अभिक्रिया के पहले वेट था ठीक उतना ही अभिक्रिया के बाद वेट है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब हम लोग दूसरा जो रासायनिक संयोग का नियम है, जिसको हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, उसको देखेंगे। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रिय छात्रों, आपको यह ज्ञात होगा कि हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह क्रिया रासायनिक नियमों के अधीन होता है। तो जब नया पदार्थ बनता है और वह नया पदार्थ जिन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के फल स्वरूप प्राप्त होता है, तो उन अवयवी पदार्थों का जो सहभागिता है इस नए पदार्थ को बनाने में, वह स्थिर होता है और इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। आपसे स्थिर अनुपात का नियम पूछा जाए तो आप बताएंगे स्थिर अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस नए पदार्थ में अवयवी पदार्थों की सहभागिता स्थिर होती है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्ट हम करेंगे। एग्जाम्पल में जल की बात करते हैं हम लोग। जल हमको बारिश से भी प्राप्त होता है, जल हमको कुआं से भी प्राप्त होता है, जल हमको तालाब से भी प्राप्त हो सकता है, जल हमको नदी से, नहर से, झील से, इन सभी स्रोतों से जल हमको प्राप्त होता है। और इस जल में अब आप देखेंगे तो दो पदार्थ है, पहला हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इस जल में दोनों पदार्थों का जो कॉम्बिनेशन है, इस जल को बनाने में हाइड्रोजन का 1 भाग होता है और ऑक्सीजन का 8 भाग होता है। यह निर्भर नहीं करता है कि यह जल किस स्रोत से हमको प्राप्त है, चाहे यह जल नदी का हो, चाहे यह जल समुद्र का हो, चाहे यह जल हैंडपंप का हो, चाहे यह जल वर्षा का हो, ये जल कहीं से भी आपको मिलेगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोग होगा वह 1:8 होगा, यानी 1 भाग हाइड्रोजन का होगा और 8 भाग ऑक्सीजन का होगा। इसके बाद एक और उदाहरण देखिए, NH3, जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। यानी अमोनिया को बनाने में दो पदार्थ हैं, पहला पदार्थ है नाइट्रोजन और दूसरा पदार्थ है हाइड्रोजन। इसमें नाइट्रोजन का जो भाग होता है, अनुपात होता है, वह 14 होता है और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वह 3 होता है। यानी यह भी बनता जब है NH3 तो किस नियम का? स्थिर अनुपात के नियम का पालन होता है। NH3 में अमोनिया का 14 भाग होता है और हाइड्रोजन का 3 भाग होता है। उसके बाद एक और हम पदार्थ की बात करेंगे, वह है NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड में आप ध्यान देंगे तो दो पदार्थ हैं, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम का इसमें
23 भाग होता है और क्लोराइड का, क्लोरीन का 35.5 होता है। इस तरह से कोई भी पदार्थ जब रासायनिक नियमों के अधीन बनता है तो वह 2 नियमों का निश्चित ही पालन करता है, और उन नियमों में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है ये स्थिर अनुपात का नियम।